तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। और सबसे पहले तो यही सवाल रहेगा कि क्या रॉ मेंटेन कर पाया उस चीज़ को जो लास्ट वीक हमने देखी थी। क्या रॉ की क्वालिटी वैसी ही रही जैसे कि पिछले हफ्ते थी? क्या ये हाइप स्टिल है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास? और भाई हमारे बॉबी लेस्ली ट्विटर के ऊपर कुछ और ही कहते हैं, मंडे नाइट रॉ के ऊपर कुछ और ही करते हैं। गोल्डबर्ग के चैलेंज को रिस्पॉन्ड किया, ड्रू मैकिंटायर की भी बल्ले बल्ले होगी। और गाइस इसके साथ हम लोग बाकी कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस को बैन कर दिया और सऊदी अरेबिया के शो की डेट आपकी उम्मीद से शायद थोड़ा सा जल्दी है। तो करें फिर शुरू, चलो फिर। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले हमको शो की स्टार्टिंग देखने को मिलती है निकी ऑलमोस्ट सुपर हीरो से। और यहाँ पर वो बताती हैं, सबसे पहले तो सभी को वेलकम करती हैं मंडे नाइट रॉ के लिए। और वो ये कहती हैं कि कैसे वो इस बात को सोचा करती थी कि किसी दिन वो शो को किक ऑफ करेंगी और वो सबको वेलकम करेंगी। उसके बाद वो अपनी स्टोरी बताती हैं कि कैसे वो सुपर हीरो बनी, उसके बाद उनका एक गिमिक आया, वो चैंपियन बन गई। मतलब अपनी वो जो पूरी सक्सेस स्टोरी है वो यहाँ पर बता रही होती हैं। जिसके बाद शार्लेट फेयर आकर उनको इंटरप्ट करती हैं और वो पूरे उनके इस गिमिक का जो है मजाक उड़ा देती हैं। मतलब पूरी तरीके से उन्होंने यहाँ पर ट्रैश टॉक कर दी निकी ऐश के बारे में। और वो ये भी कह रही होती है कि भाई तू क्या है मेरे सामने, मतलब मैं तो तुझे ऐसे ही कुचल दूंगी, वो तो तूने फ़ायदा उठाया, मैं तो अपने पैरों पर भी नहीं थी जिस टाइम पर तूने कैश इन किया। उसके बाद रिया रिप्ली आती हैं, वो भी अपना पॉइंट रखती हैं और रिया के लिए यहाँ पर चैंट भी हो रहे थे। रिया रिप्ली कहती हैं कि देखो भैया तुम, मेरा भी लास्ट वीक मैच था, तुम अपने आप को क्या अच्छी बन रही हो, तुमने भी तो अपने आप को डिस्क्वालीफाई करवा लिया था चैंपियनशिप रिटेन करने के लिए। अब ये सारी बहसबाजी हो ही रही होती है, इतने में एडम पियर्स और सोनिया डेविल आते हैं। और गाइस समर स्लैम का जो पहला मैच है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल कर दिया और ये होने वाला है इन तीनों सुपरस्टार्स के बीच में ट्रिपल थ्रेट मैच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। जिसके बाद शार्लेट कहती है भाई मुझे तो निकी ऐश से आज भी मैच चाहिए। इसके बाद जो है वो शार्लेट रिया के ऊपर अटैक कर देती हैं और निकी क्रॉस जो है शार्लेट के ऊपर कर देती हैं और निकी क्रॉस जो है रिंग में स्टैंड टॉल करती हैं। तो ये था ओपनिंग सेगमेंट। कैशिंग के हिसाब से ठीक है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको ओपनर में डाला, लेकिन फिर भी जो हाइप थी रॉ की, मेरे ख्याल से ये ओपनिंग सेगमेंट को देखकर ही बहुत सारे लोगों की मर गई होगी। लेकिन इसके बाद गाइस एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था शेमस वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच में और ये नंबर 1 कंटेंडर्स मैच था। यानी अगर प्रीस्ट यहाँ पर जीत गए तो नंबर 1 कंटेंडर वो बन जाएंगे। और गाइज डेमियन प्रीस्ट ने यहाँ पर शेमस को हरा दिया है। शेमस मैच खत्म होने के बाद ऐसे भी कर रहे होते हैं कि अरे मेरी जो नाक है वो दोबारा टूट चुकी है। यानी शेमस मैच तो हारे ही हारे, रैकनिंग फिनिशर उन्होंने लगा दिया। और डेमियन प्रीस्ट के लिए भाई ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि हम लोग शेमस को देख रहे हैं जिस तरीके से उनको बुक करती है डब्ल्यूडब्ल्यूई, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बावजूद इसके अगर डेमियन प्रीस्ट हरा पा रहे हैं शेमस को तो डेफिनेटली कंटेंडर तो बनी, लेकिन साथ ही साथ शायद वो चैंपियनशिप भी जीत सकते हैं। इसके बाद गाइस हमको अगला मैच देखने को मिलता है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एजे स्टाइल्स एंड ऑमस वर्सेस वाइकिंग रेडर्स के बीच में। सही बताऊं, वाइकिंग रेडर्स एज ए टैग टीम सही में एक लेजिट टैग टीम है जिसको देखने में मजा आता है, क्योंकि इनकी जो आपस में भी केमिस्ट्री है ना, जब ये मैच कर रहे होते हैं चाहे ओपोनेंट कोई भी हो, आपको मैच देखने में मजा आएगा। और यही सेम इस मैच के अंदर भी था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वाइकिंग रेडर्स के दिन अभी भी नहीं बदलें, क्योंकि इस मैच में एजे स्टाइल्स एंड ऑमस अपनी चैंपियनशिप्स को रिटेन कर जाते हैं। और ये क्यों हो रहा है, क्यों एजे स्टाइल्स एंड ऑमस स्टिल चैंपियंस हैं, इस बात के हमको पूरे हिंट अभी बाद में शो में मिले, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन नेक्स्ट चीज़ हमारे सामने आती है ड्रू मैकिंटायर जो कि रिंग में होते हैं, जिसके बाद जिंदर महल आते हैं वीर के साथ। आज हमको शैंकिनी देखने को मिले, जिंदर कहते हैं शैंकिनी है हमारे साथ, लेकिन वो अपने एक लॉयर को उठा के ले आते हैं और वो कहते हैं ड्रू मैकिंटायर से कि भैया तू अपोलोजाइज कर ले, अगर तू अपोलोजाइज नहीं करता तो मैं तुझे सू कर दूंगा मतलब तेरे खिलाफ केस कर दूंगा और तेरा जो भी है ना, तेरा सब कुछ लुट जाएगा। ड्रू मैकिंटायर कह रहे होते हैं अच्छा जी। वो खुद क्राउड से पूछते हैं क्या मुझे इस बंदे को अपोलोजाइज करना चाहिए, क्राउड रिएक्शन देता है नहीं का। वो कहते हैं क्या मुझे इस बंदे की तबीयत खुश करनी चाहिए, तो इस पर जो है क्राउड जो है काफी तगड़ा ड्रू मैकिंटायर को पॉप दे रहा होता है। और ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर चैंट भी लगवा रहे होते हैं, ड्रू इज गोइंग टू किल जिंदर, ऐसा करके कुछ चैंट लग रहे थे वहाँ पर। जिसके बाद शो के लिए शेड्यूल था ड्रू मैकिंटायर और वीर का मैच। भाई फिजिकल मैच था ये, क्योंकि ऐसा भी नहीं कहूँगा कि ड्रू मैकिंटायर तगड़े हैं तो वीर उनके सामने कुछ नहीं है। वीर का भी आपको पता है साइज काफ़ी तगड़ा है, लेकिन जो रिजल्ट था वो ज़्यादा मैटर करता था यहाँ पे, क्योंकि हमको मैच के अंदर देखने को मिलता है डिस्क्वालिफिकेशन। जब जिंदर महल अपनी हील टैक्टिक्स का यूज़ करते हैं, वो चेयर जो है थमाने की कोशिश करते हैं वीर को कि भैया कैसे भी करके ये कर ले काम, लेकिन उसके थ्रू जो है क्लेमोर पड़ जाती है उनको और डिस्क्वालिफिकेशन से मैच का रिजल्ट निकलता है। अब ये सब होने के बाद जिंदर और वीर तो चले जाते हैं,
लेकिन वो जो लॉयर है उसको फिर समझ आया कि उसकी कितनी बड़ी गलती थी और उसको जो है क्लेमोर लगा के ठिकाने लगा दिया और आज भी जो है अपर हैंड ड्रू मैकिंटायर को ही मिलता है। तो सही लग रहा है कोई WWE इस फ्यूड को बना रही है। जिंदर महल को वीक तो दिखाया जा रहा है, ऑब्वियसली वो एक हील है, उस वजह से ड्रू मैकिंटायर बहुत ज़्यादा क्राउड में ओवर है और आज ये चीज़ हमको देखने को मिली। एटलीस्ट जो एरेना में क्राउड आया था वो मैकिंटायर के लिए बहुत ज़्यादा चीयर कर रहा था। इसके बाद गाइस हमको अगला मैच देखने को मिलता है नटालिया एंड तमीना वर्सेस ईवा मरी और डूड्रॉप के बीच में। ये भी नंबर 1 कंटेंडर्स मैच था और वही सीन चल रहा है। इवोल्यूशन की जगह लिलील्यूशन आता है, ईवा मरी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं और बस वो मैच को हार गई और ज़्यादा मैं यहाँ पर बताऊंगा नहीं। नटालिया शायद इस मैच में इंजर्ड हो गई है, ऐसा देख कर लग रहा है। इसके बाद गाइस हमको कैरन क्रॉस आज फिर से देखने को मिले शो के ऊपर। उनका मैच था अगेंस्ट कीथ ली। अब आपके दिमाग में सबसे पहले ये सवाल आएगा कि भैया जीते नहीं जीते कैरन क्रॉस आज, या फिर आज भी उनके हल लग गए। अगेंस्ट में कीथ ली थे तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये विन विन वाली सिचुएशन थी ही नहीं बिल्कुल भी। कोई भी जीते इस मैच के अंदर, जो दूसरा हार रहा है उसको बहुत बड़ा नुकसान होना ही था। और गाइस अच्छा मैच था, ये फिजिकल मैच था। कीथ ली आपको पता है जिस तरीके का उनका साइज है, उनके अपोनेंट कैरन क्रॉस है, तो उनको भी उन्होंने डोमिनेट करने की कोशिश काफ़ी करी। लेकिन भाई अपने जब होल्ड में फंसा दिया कैरन क्रॉस ने, कीथ ली के पास इसका कोई जवाब नहीं था और कैरन क्रॉस जो है इस मैच को जीत चुके हैं और अग्रेसिव काफ़ी लग रहे थे और उनको क्राउड जो है काफ़ी ज़्यादा बू भी कर रहा था, मतलब हील हीट उनको मिल रही थी। यार कीथ ली के लिए सही बताऊं तो बुरा लग रहा है, बहुत टाइम से उनके रिटर्न को रोक कर रखा हुआ था या क्या रीज़न था वो तो नहीं पता, लेकिन जब आए भाई लगातार 2 मैच हार गए और पता नहीं अब उनकी गाड़ी जो है वो कैसे ट्रैक पर आएगी। इसके बाद गए अगला मैच आता है मेस एंड टी बार वर्सेस अली एंड मंसूर के बीच में। और आपको पता है ना अली एक तरीके से काउंसलर से बने हुए हैं मंसूर के और वही वो उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं। और आज इन दोनों को WWE ने साथ में टैग टीम में लड़वा दिया अगेंस्ट में मेस एंड टी बार। वो याद आ रही है रेट्रीब्यूशन की हिस्ट्री। और गाइज मंसूर ने कमाल करके भी दिखा दिया और उन्होंने पिन कर दिया इस मैच में, मतलब उन्होंने इस मैच में अपनी टीम के लिए जीत दिलवाई। और मुस्तफा अली देख के थोड़े से हैरान होते हैं कि भैया ये बंदा तो थोड़ा 2 कदम आगे ही निकला मेरे से। वो खुश भी होते हैं, हैरान से भी होते हैं। गले में मंसूर तो ऐसे खुसे जा रहे हैं पागलों की तरह, जैसे पता नहीं उन्होंने क्या कर लिया। तो इनकी भी कुछ इंटरेस्टिंग लग रही है कहानी अली और मंसूर की। लेट्स सी इसको WWE क्या ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाती है और क्या हमको इनकी स्टोरी लाइन के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैच नहीं एक्चुअली, नेक्स्ट हमको बॉबी लैशली और MVP देखने को मिलते हैं। MVP यहाँ पर बताते हैं कि कैसे गोल्डबर्ग आए लास्ट वीक कीथ ली से मैच करने के बाद मतलब कीथ ली से बॉबी लैशली का मैच है, उसके बाद गोल्डबर्ग ने आकर उनको आई एम नेक्स्ट करके चैलेंज किया। लेकिन भाई हर कोई इस मैच के बारे में बात कर रहा है, जरा खुद चैंपियन से भी तो सुन लिया जाए वो क्या कहते हैं। तो वो ये कहते हैं सिंपली कि ये मेरी रिंग है और मुझे कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। मतलब समझ नहीं आया कि एक्चुअल में बॉबी लैशली कहना क्या चाह रहे हैं, क्या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। और उल्टा हमको यहाँ पर इंटरफेरेंस देखने को मिल जाती है हर्ट बिजनेस के फॉर्मर मेंबर्स की, यानी कि शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर। और यहाँ पर WWE ने एक हैंडीकैप मैच सेटअप कर दिया, बॉबी लैशली वर्सेस ये दोनों बंदे शेल्टन बेंजामिन एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर। मुझे लगा क्या होगा, लगता है ऐसे ही स्ट्रेच करेंगे मैच को, लेकिन भाई साहब फोड़ के रख दिया बॉबी लैशली ने यहाँ पर दोनों ही बंदों को और बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रॉन्ग दिखाया गया। जिस तरीके से स्पीयर उन्होंने लगाया और एंड में भैया एक के ऊपर एक पटक के दोनों को पिन कर दिया, एक साथ पिन कर दिया और बॉबी लैशली इस मैच को जीत जाते हैं। तो भाई गोल्डबर्ग के लिए ऐसा लग रहा है WWE बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रही है बॉबी लैशली को, जितना डोमिनेटिंग फैशन में उनको बुक किया जा रहा है। इसके बाद गाइस मैच आता है रिडल और मॉरिसन के बीच में और रिंग साइड पर यहाँ पर मिस होते हैं, एक कड़क वाली लात उनको पड़ती है और वो व्हील चेयर से उल्टा पलट भी जाते हैं। और मैं आपसे कह नहीं रहा था कि एजे स्टाइल्स एंड ऑमस क्यों चैंपियनशिप्स रिटेन कर रहे हैं, उसका भी हमको रीजन पता चला, क्योंकि कुछ ना कुछ एजे स्टाइल्स एंड ऑमस ने मिज एंड मॉरिसन के साथ बिजनेस बना लिया, कुछ ना कुछ तो बात कर ली और स्कूटर तोड़ दिया ओमस ने रिडल का, जिसके बाद जो है रिडल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और स्टारशिप पेन लगा के इस मैच में मॉरिसन मैच को जीत चुके हैं। और मैच खत्म होने के बाद भी एजे स्टाइल्स ने अपना फिनिशर स्टाइल्स क्लैश लगाया है रिडल को। कौन सा बंदा रिडल के साथ मिसिंग चल रहा है? रैंडी ओर्टन। तो हमको लग रहा है कि अब WWE क्या सेटअप कर रही है। रैंडी ओर्टन के रिटर्न होते ही हमको जो है समर स्लैम के लिए इनका मैच भी ऑफिशियल होता हुआ दिखा दे जाएगा। और गाइस अब रैंडी ओर्टन के रिटर्न के लिए मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है 24/7 चैंपियनशिप के लिए मैच ट्रुथ वर्सेस रेजिनाल्ड के बीच में। रेजिनाल्ड अपने वही स्फूर्ति वाले मूव दिखा रहे हैं एकदम इधर कूद के, और उन्होंने इस मैच में भी अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। सारे लौंडे लपाटे भागते हुए आते हैं पकड़ने के लिए 24/7 चैंपियन को, लेकिन रेजिनाल्ड तो वहीं से भाग जाते हैं। मतलब वो रिंग में पहुंचे तो रेजिनाल्ड भाग गए। तो रेजिनाल्ड भाई दिखा रहे हैं कि क्या स्किल है उनके अंदर, कैसे कैसे वो ऐसे पलटी उल्टी मार सकते हैं। मेन इवेंट की बात करें तो यहाँ पर मैच था निकी ऐश वर्सेस शार्लेट फेयर के बीच में और ये मैच स्ट्रेच किया गया। मेरे को लगता नहीं है इसको मेन इवेंट में डालना चाहिए था और इस वजह से रॉ की भाई पूरा कचरा हो गया। और जो मैं कह रहा हूँ ना, जो हाइप WWE मोमेंटम था वो आज के रॉ में मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया।
रिजल्ट की बात करें तो शार्लेट ने यहाँ पर जो है निकी ऐश को हरा दिया पिन करके, और मैच खत्म होने के बाद भी शार्लेट कहती है अब क्या हुआ भैया, जिसके बाद निकी क्रॉस कहती है, निकी ऐश कहती है कि नहीं नेक्स्ट वीक के लिए मैं तेरे को फिर चैलेंज करूंगी, तो वो कहती है ठीक है, और उसके बाद शार्लेट ने फिर से निकी ऐश के ऊपर अटैक कर दिया। ओवरऑल आज के रॉ के एपिसोड की बात करूं तो उठ के मैंने इसको लाइव जरूर देखा, लेकिन ये ऐसा शो नहीं है जो कि मैं कहूं कि भैया मजा आ जाएगा आपको, और जो पुरानी रॉ थी आज की रॉ में वैसी फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं आई, तो मतलब गड़बड़ सा ही मामला लग रहा है मंडे नाइट रॉ का। कुछ अगली स्टोरीज की बात करते हैं तो गाइज सऊदी अरेबिया का जो इवेंट है उसकी पॉसिबल डेट सामने आ रही है, और ये है 21 अक्टूबर की। तो पॉसिबली जो लग रहा था कि शायद बिल्कुल 2021 के एंड में ये होगा, WWE इसको थोड़ा सा जल्दी कर रही है, और समझ जाओ फिर अब बड़े बड़े मैचेस शायद आपको बहुत जल्दी बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सऊदी का इवेंट है तो बड़े मैचेस तो होंगे ही। रोमन रेंज को किस तरीके से WWE ने सेंसर किया, बैन किया, तो गैस आपको पता है ना स्मैकडाउन के एपिसोड में मिशनरी पोजीशन, इसको मैंने मेंशन नहीं किया था अपनी वीडियो के अंदर, और जानबूझ के नहीं किया था क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब मेंशन नहीं करने वाला था, लेकिन एक्चुअल में अब कुछ है जो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपको नहीं पता इसका मतलब तो ठीक है, पता है तो फिर तो और ठीक है। तो WWE जब अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रोमन रेंज के इस वाले प्रोमो को डाल रही है तो उन्होंने इस चीज़ को सेंसर कर दिया है। इस चीज़ को वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे बैन करके दिखा रहे हैं कि नहीं हम इसको नहीं दिखा रहे, क्योंकि आपको पता है WWE का जो प्रोडक्ट है वो PG है, और PG के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। अब क्या रोमन रेंज को इसका कोई ऐसे भुगतना पड़ेगा? वेल मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऑब्वियसली ये इतनी बड़ी बात क्रिएटिव लोगों ने सोच के ही बोली होगी। रोमन रेंज ऐसे नहीं है कि खुद आके प्रोमो में खुद ही इस बात को बोल गए, लेकिन हाँ ये इंटरेस्टिंग है कि स्मैकडाउन के शो पर ये बात बोली जा सकती है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस चीज़ को किया गया है बैन। तो गाइज हमारी जो आज की वीडियो थी वहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।